बाजारों के एक बार और दमदार शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। भले सुस्ती के संकेत तो एसजीएक्स निफ्टी से, लेकिन रहेगी चुस्ती। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन और दीप लगातार 5 दिन ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में बंद होने के बाद आज सिक्सर लगाने के मूड में भारतीय बाजार त्योहार के सीजन की करते हैं शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। त्योहारी सीजन है, हमारे बाजारों का मूड माहौल जानेंगे अनिल जी से। और क्या ये सिक्सर लगेगा या नहीं दिवाली से एक दिन पहले? सुबह 7 बजे हम यही बात कर रहे थे। कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। देखिए 30 ऊपर हो गया, बिल्कुल मूड में आ गए, बना रहेगा 100%, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो आइए पहले आज के संकेत देख लें। ब्रिटेन से संकेत जो आने थे आ चुके, वो है राजनीतिक संकट के। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दे दिया है इस्तीफा। अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन थोड़ी सही लेकिन उतार चढ़ाव के बीच रही कमजोरी। और निफ्टी में आज 7 दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं। वायदा कारोबार की भी लिस्ट है लंबी। और कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे सुनकर, देखकर और विश्लेषण समझकर आपका दिल कहेगा वाह क्या रिजल्ट्स हैं। और इन्हीं के दम पर आपको एसजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल, तो नतीजे तो हमारे शानदार रहे और दिग्गजों के नतीजे शानदार रहे हैं, उसका सहारा रहेगा। इस पर भी करेंगे अनिल जी से चर्चा और भी बाकी खबरों पर जाननी है बात। बट एक बार अनिल जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रोज पहला सवाल यूके की तरफ से ही आ रहा है, एक बार फिर से यूके की तरफ से ही आ रहा है। 4 वित्त मंत्री तो ठीक थे, एक साल में 3 प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है सबसे बढ़िया वहाँ पे है ना, मतलब यूपीएल में वो पॉलिटिक्स में भी वो चल रहा है आईपीएल टाइप। सब लोगों को मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। वैसा हाल है कि सब मतलब 20 ओवर का ही मैच है, करो परफॉर्म, ठीक है, नहीं तो दूसरा आ जाएगा। अच्छा, और लाइन में लोग खड़े, लंबी लाइन, अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे तो दूसरा आने वाला है। और वैसे ही मामला हो रहा है। वो शेक्सपियर साहब ब्रिटेन में हुए थे ना, हाँ, जिन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। लिज ट्रस में सिर्फ एक नाम तो छोड़िए, सिर्फ एक अक्षर में क्या रखा है, जो टी गायब था, एंड में जो होना चाहिए था। लिज ट्रस का ट्रस्ट का टी गायब था, वो साफ नजर आया। और उम्मीद आशंका जो भी कह दें थी कि वो जाएंगी, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसी पर पकड़ बन नहीं पा रही है। ये बड़ा फर्क है एक्चुअली। आपने हिंदुस्तान में भी पहले देखा, बीच में कई बार ऐसी बातें हुई कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं और सरकार के बीच में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और पीएमओ के बीच में तालमेल होता है, नहीं होता है। तालमेल होने और नहीं होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक जमाने में हमारे यहाँ भी ऐसा था, तब कितनी मुश्किलें हुई थी, तब सुर्खियाँ नेगेटिव खबरों की वजह से बनती थी। और उसके बाद आज आप देखिए जो आरबीआई और सरकार के बीच में तालमेल है वो कमाल का है। क्योंकि जब आप 2 बड़े स्टेक होल्डर, एक रेगुलेटर है सबसे बड़ा और दूसरी सरकार, अगर एक ही डायरेक्शन में सोचते तो उसका क्या फ़र्क होता है, वो आप आरबीआई और सरकार के साथ के एक्शन को देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप ब्रिटेन जाइए, बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड की सरकार में दूर दूर तक किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। और स्पेशली तब जबकि मुश्किल भरा माहौल हो, तब आप एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं, एक्शन अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, एक दूसरे के फैसलों को पलट रहे हैं। तब ये होता है जो आज आप ब्रिटेन में होते हुए देख रहे हैं। पूरा का पूरा राजनीतिक संकट, मतलब मंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे बदल रहे हैं कि जैसे मतलब कोई है ना, आप वाकई में राजनीति नहीं कि राजनीति पर बनी हुई फिल्म या फिर वो ओटीटी का कोई प्रोग्राम देख रहे हो। जो 10-15 साल का पॉलिटिकल साइकिल होता है वो 2 महीनों में एग्जैक्टली। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अब पता नहीं नए कौन होंगे, ऋषि सुनक साहब होंगे या कोई और होगा। जो भी हो, ब्रिटेन अपने सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और हो सकता है अब तक जो शक्ति ब्रिटेन की रही है दुनिया भर में, उस पर भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी आ ही चुके हैं। वही है कि आपकी हिस्ट्री हमेशा आपका साथ नहीं देती, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा डावाडोल दिख रहा है। 2-3 चीज़ें हैं ब्रिटेन से जो बाज़ारों के लिए है। पहली चीज़ ये कि अब यहाँ से और कुछ खराब नहीं हो सकता, जो होना था हो सकता। बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के बाद जो भी तीसरा प्रधानमंत्री आएगा, इनसे खराब तो नहीं हो सकता, राइट। और कम से कम जो नया तीसरा आएगा वो इन 2 की गलतियों को तो सीख समझ कर ही करेगा। और कम से कम ये चीज़ ज़रूर करेगा कि फाइनेंशियल मार्केट पर, पेंशन होल्डर्स पर, टैक्स के मुद्दों पर, बॉन्ड बाइंग और बॉन्ड ईजिंग पर, क्वांटिटेटिव ईजिंग पर किस तरह का मामला बनाना है वो बहुत ज़रूरी है।
और अब आज ब्रिटेन को समझ में आ रहा है कि ब्रेग्जिट करना कितनी बड़ी गलती थी। Yes. सो अब धीरे धीरे चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ दीप यही है कि जब आप ये समझ लें कि आपने गलती कहाँ की और उसे मान लें, तभी सुधार की गुंजाइश बनती है। अब तक के राजनेता ब्रिटेन के ये मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है और सरकार अलग डायरेक्शन में। उम्मीद करें कि अब नई लीडरशिप जब भी जो भी जैसी भी आएगी वो करती हुई दिखेगी। जहाँ तक बाज़ारों का सवाल है, हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं, ना हमें पड़ता है, ना अमेरिका को, ना किसी और को। ब्रिटेन की अपनी समस्या है। हाँ, फ़र्क कब पड़ता है? जब ब्रिटेन ढह जाए, इकोनॉमी बहुत ख़राब हो जाए, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी ऐसी होगी जो सिर्फ ब्रिटेन पर नहीं, सिर्फ यूरोप पर नहीं, दुनिया भर पर असर डालेगी। सो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ से सिल्वर लाइनिंग होनी चाहिए। वर्स्ट इज़ ओवर, जितना ख़राब होना था हो गया। अब जो कुछ होगा ब्रिटेन में कम से कम और ख़राब नहीं होगा और बेहतर हो जाए तो क्या कहना। तो ये पॉलिटिकल जो सगा है पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, खत्म हो तो जाना चाहिए। बाकी तो देखो कहना मुश्किल है। कितना जल्दी नई लीडरशिप आकर कंट्रोल लेती है, कितना जल्दी एक्शन में आती है, वो अब की ट्रिगर है। क्योंकि आपके पास समय की लिबर्टी नहीं है। वो लग्जरी नहीं है कि मैं आराम से 3-6 महीने में पॉलिसी बनाऊंगा। कुर्सी पर बैठने के पहले बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये रशिया यूक्रेन से जो शुरुआत हुई है, अब सबको समझ में आ रहा है कि मार कहाँ पड़ी है, किसको पड़ी है और सैंक्शंस किस पर लगे हैं और फ़ायदा और नुकसान किसको हुआ है। पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट में जो रहे हैं देश, और इस पूरे मामले में भारत की विदेश नीति बहुत ही कामयाब रही और हमने जो न्यूट्रल रुख रखा है, बिल्कुल सर, आज हम दूसरों के मुकाबले में इसलिए काफ़ी बेहतर है, स्टेबल है। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा और इसी पर मेरा सवाल भी है, कल हमारे बाजारों का एक्शन कैसा था सर? क्योंकि कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आ रहा था। रुपया उससे पहले एक दिन 66 पैसे गिरा था। एशिया की करेंसीज में प्रॉब्लम थी। यूरोप यूएस का हम देख ही रहे थे। कल हमारे बाजार में ये जो नीचे से खरीदारी आई है और डेज हाई पर अब बंद हुए, ये थोड़ा एक्शन समझाएं सर। नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़। अच्छा, ये भारतीय बाजार मानकर चल रहे हैं। देखिए दीप, एक ज़माने में हमें 107-108 के डॉलर से भी डर लगता था। यस सर। बराबर 103-104 का जब डॉलर इंडेक्स हुआ तब भी बहुत डरे हम, और 115 पे भी हमारी हालत ख़राब थी, 16,800 आ गए जी। कल क्या हुआ? परसों क्या हुआ? परसों आपने 83 तोड़ा, कल फिर से 30 पैसे कमज़ोर हुए। यस सर। अब आप देखिए 115 वाला 112 है डॉलर इंडेक्स। यस सर। उसके बावजूद हम वापस से 17,500-600 आ गए। जी, राइट, आ गए। सिमिलरली कल 30 पैसे घटने के बाद, नया लो बनाने के बाद जो रिकवरी अब है ना, जो लो बन गया वो तो बन गया। जो खराब होना तो हो गया, 115 का आपका हो गया। करेक्ट। जहां भी रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन कहां से आ रहा है? जो सबसे खराब चीज हो गई उससे हम कितना इंप्रूव हो रहे हैं। तो हमारे मार्केट बड़े स्मार्ट हो गए। तो जैसे ही करेंसी मार्केट में रिकवरी के संकेत आए, हम चल पड़े। खराब होना ये तो हमें पता है, हो गई ये भी पता है। सेम चीज आप डॉलर इंडेक्स में देखिए। अगर अमेरिका गिर रहा है थोड़ा बहुत, तो वो डॉलर इंडेक्स की वजह से नहीं गिरा, सिर्फ बॉन्ड यील्ड्स की वजह से गिर रहा है, जो 4.25% पे आपके पहुंचे। सेम सिचुएशन भारतीय बाजारों में भी है। हम जैसी करेंसी की रिकवरी, कल की रिकवरी को करेंसी की रिकवरी के साथ जुड़ा। अब आप कहने के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं, करना भी चाहिए, गलत भी नहीं है कि अरे हम तो करेंसी पे क्या खुशी की बात है। करेक्ट। लेकिन मार्केट है ही ऐसे, क्या करेंगे? मार्केट अपने हिसाब से चलते हैं। मार्केट की रिकवरी करेंसी की रिकवरी के साथ आई है। कल खुलने के बाद मतलब जहां से थोड़ी सी ताकत निकली है, वहां से मार्केट चल पड़े। सो आई थिंक मेक नो मिस्टेक, भारतीय बाजारों में दो चीजें बहुत साफ साफ है दीप। पहला, ग्लोबल मार्केट्स में जब भी मजबूती, रिकवरी या कहीं भी स्टेबिलिटी के संकेत आएंगे, हम चल पड़ेंगे। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स के कमजोरी की वजह से, खराब खबर की वजह से जब भी हम गैप से खुलेंगे, नीचे बहुत जोर से गिरेंगे, हम खरीदारी होगी हमारे यहाँ। ये दोनों चीज़ अब तक बिल्कुल सही पड़ रही है। जिस दिन गलत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। तीसरी चीज़ जो हम लगातार करें कि रेंज के हायर एंड पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन अब कल पहली बार, अगर देखिए कल गिरना होता तो कल का दिन सबसे बढ़िया था। एग्जैक्टली। लेकिन कल हम जिस तरह से रिकवरी देकर बंद हुए थे, कल पहली बार ये संकेत आ रहा है कि बाजार 17,500 की रेंज को बढ़िया ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है और अगला पड़ाव 17,800 होगा। अच्छा, यहाँ से 17,800 तक की यात्रा करने के लिए निफ्टी तैयार होता हुआ दिख रहा है, जो अब से लेकर दिवाली तक हो जाए। दिवाली अच्छा है, ओ आ गई सर, आ गई मंडे को। तो टाइम बचा ही नहीं थी हमारे पास, तो आ गया। आज ही करना है जो करना है आज, और हाँ मंडे तो फिर मतलब मोरेटोरियम। चलो बढ़िया है। तो बट ओवरऑल हाँ मतलब मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, और एसजीएक्स भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आइए सर, फिर ये जो संकेत हैं जो मजबूती बता रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। स्टॉक्स पर भी आपसे कई सारे स्टॉक्स पर आज बहुत सारे स्टॉक्स एंड माय फेवरेट, हाँ, उसकी तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है।
आईटीसी, इस पर भी आपका व्यू लेंगे, पर पहले आज की स्ट्रैटेजी बता दें सर। पूछना मत कि बेचना है कि नहीं बेचना है इतने। हाँ ओके, कितना खरीदना है। आज की स्ट्रेटजी, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, डीआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर है, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव, मेरा तो पॉजिटिव है, मार्केट का न्यूट्रल है। ओके, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी 17,475 17,525 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, गए तो 17,325 से 425 ब्लाइंड बाय जोन। मैं ब्लाइंड बाय जोन उसको कहता हूं जो किसी भी खराब खबर पर भी अगर उस रेंज में बाजार आए तो वहां पर खरीदना ही है और शॉर्ट भी काटनी ही चाहिए। ऊपर 600 650 हल्की फुल्की रुकावटें वहां तो पहुंचेंगे ही, उसके बाद देखते हैं 725 से 775 तक की यात्रा निफ्टी ऊपर की तरफ कर सकता है, ये आपके लिए बड़ी रेंज के तौर पर। बैंक निफ्टी 39,850 39,950, ये आपके लिए एक छोटी सी रेंज है बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से, आसानी से नहीं टूटेगी। और 39,500 39,625 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार है एक्सिस नतीजे, और उसके बाद आईसीसी कल देने वाला है। एक्सिस आईसीसी दो दिग्गज पूरा अपना सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। ऊपर की तरफ 40,325 40,425 छोटी रुकावट की जोन है, 40 माफ कीजिएगा 40,500 40,650 ऊपरी रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 40,650 के पार निकलने पर बैंक निफ्टी एक और बढ़िया रेंज में जाने की तैयारी करेगा। जिस तरह से 39,650 के आसपास हम अटके और वहां से 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखी, वैसे ही दीप अगर 40,650 के पार निकल कर बैंक निफ्टी टिकता है तो अगला बड़ा टारगेट इसका 41,400 से 41,600 की रेंज का होगा, लाइफ टाइम हाई के आसपास। 41,800 के आसपास का लाइफ हाई हमने बनाया है और 41,483 का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का। करेक्ट सर। और 41,823 कुछ ऐसा है जो लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। अगर एक बार 41,650 के ऊपर निकल कर टिक गए अच्छे से तो वहां तक की यात्रा 1000 पॉइंट की जगह और खुलती हुई दिखेगी, जो आजकल में नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। ठीक है सर। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल्स 565 पे हम बंद हुए, करेक्ट। हाँ, तो 525 475 दो छोटे लेवल्स हैं, 425 और उसके बाद 375 मीडियम लेवल, 350 325 6 लेवल काफ़ी। आजकल मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू किया लेवल्स के मामले में। कभी कभी वो मतलब है ना, भावनाओं में भी कभी ज़्यादा लेवल देता हूँ। मैं सोचा हूँ 6 तक ही रखा जाए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो उससे 6 से ज़्यादा, उससे काम चल भी जाता है। तो आज 6 के फॉर्मूले पे चला हूँ, लेट्स सी क्या होता है। वो क्या होता है, किसी किसी दिन बड़ा मुंह आता है ना, फिर ऐसा लगता है ज़्यादा दे दिए होते तो ठीक रहता है, ताकि लोगों को बाद में ढूंढना ना पड़े कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो इसलिए एनीवे 17,575 पहला लेवल होगा ऊपर की तरफ, 600 दूसरा, ठीक है, 625 सॉरी 575 के आसपास तो हम बंदी हुए हैं, इसलिए 600 625 650 तीन छोटे लेवल है, 725 775 और 800 तीन बड़े लेवल, सिंपल। मीडियम लेवल कोई नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी 40,100 पर आप बंद हुए हैं, और पहला लेवल आपका जो बनेगा सपोर्ट के तौर पर 39,975 39,925 ये, और 39,850 तीन छोटे लेवल है, 39,700 का लेवल मीडियम लेवल है, 39,625 39,525 फाइनल सपोर्ट लेवल के तौर पर। ऊपर कितना जा सकते हैं, 40,100 पर बंद हुए, 40,200 325 और 375 तीन छोटे लेवल है, 425 500 दो बड़े लेवल और 625 फाइनल लेवल है। 625 650 के ऊपर निकले तो फिर हम अलग रेंज की बात करेंगे। लेट्स सी, आज होता है एक आध दिन रुकना पड़ता है। ठीक है सर। डेटा समझो। डेटा देखिए दीप 30 से 27% आई, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी है। तो कल जो कुछ हुआ उसमें हमारे ट्रेडर्स तो हिले नहीं। कल हम भी जब थोड़ा सा कोशिश साउंड कर रहे थे सुबह, उसकी रीजन यही थी कि बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट नहीं देगा, और दिया भी नहीं दिया। एक्चुअली देखा जाए तो कल आपका बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तो हमारा व्यू ठीक था। अब ये है कि निफ्टी उतना खराब नहीं हुआ, जो अच्छी रेंज में आना चाहिए 17,421 का लो बनाया वहां पहुंचा भी। सो आई थिंक ठीक है, मार्केट एकदम परफेक्ट चल रहा है, लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। और बैंक निफ्टी भी जो कल अंडर परफॉर्मेंस हुई है आज बेहतर हो जाएगा। उसके दो कारण बताता हूँ। एक तो एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक की हम बात करें कि एक्सिस के रिजल्ट्स अच्छे हैं और आईसीसी के लाएंगे। दूसरा एक और कारण है दीप, और वो कारण डेटा में दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर घटकर 0.86 1.06 से 0.86 यानी कि 20 बेसिस पॉइंट घट गया, और ये तब घटा है जब निफ्टी का बढ़ा है 1.13 से 1.29। तो निफ्टी में लॉन्ग साइड पर पोजीशन बनी है, बैंक निफ्टी में कम हो गई है, हल्का हो गया। पहले एक दिन घटने से हल्का हो, यही तो चाहिए। मतलब वो बलून हवा में जाता है इसलिए कि उसके अंदर हल्का होता है अंदर, तो मौका यहीं से आएगा। हाँ,
आज वो रिकवरी दे सकता है बैंक निफ्टी। कल हमारी अंडर परफॉर्मेंस की राय थी, आज हमारी राय है कि शायद आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से अब आ जाएगी। ये आज डेटा में भी दिख रहा है और रियल्स के हिसाब से भी क्लियर है। ठीक है सर। और बाकी विक्स तो ठीक है, 1-1.5% कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलिए मौजूदा पोजीशन सिंपल एक ही स्टॉप लॉस है 17,400 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे किसी को छोटा करना है और 17,475 भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरे ख्याल से 17,400 ज़्यादा बेहतर है। वीकेंड सेशन है, फिर मंडे को दिवाली छोटा सा सेशन होगा, पूरा नहीं होगा। ट्यूसडे पूरा होगा पर वॉल्यूम्स कम लेकिन हाँ खाली है ना नाम के लिए तन और मन दोनों साथ नहीं होंगे, जिनका धन लगा है उन्हें ट्यूसडे को ट्रेड करना होगा और वेडनेसडे को फिर से छुट्टी है। सो और वैसे भी ज़्यादातर लोग और स्पेशली गुजरात में सबसे ज़्यादा निवेशक हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में। और लाभ पांचम तक अगले 5 दिन तक लगभग पूरा छुट्टी के मूड में रहते हैं। काम काज बिजनेसेस अनलेस अंटिल की वो मतलब अर्जेंसी वाले वो बंद ही रहते हैं। सो आई थिंक उसके बाद ही वॉल्यूम्स आएंगे अगले हफ्ता, ऐसा ही टाइम पास फिर हमारे भी करा देते सर। क्या नीचे बोल सकते हैं वॉचमैन को ताला लगाना है। अब तो वही करना पड़ेगा। नहीं अपने यहाँ नहीं, अच्छा एक्सचेंज। खाली अपने यहाँ लगने से बात नहीं बनेगी ना। वहाँ जाते वही ना खुले, वैसा हाल है। यही करना पड़ेगा। तो ये तो होना चाहिए। दूसरे दिन तो मतलब दिवाली के नेक्स्ट डे तो मतलब आप फॉर एग्जांपल 7:30 बजे तक आपका मोरो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, खत्म होगा 7:15 7:30 के बाद हमारी टीम काम वाम निपटाएगी, राइट। 8 बजे आप निकलेंगे, बिल्कुल 10 और 10 साढ़े 10 11 के पहले पहुंचे, सब 2-2 ढाई घंटा। आजकल दीप 2 दिन से आप देखिए मुझे कांदिवली पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे 6 बजे निकल के 9 बजे रात शाम को, यह हाल इतना। क्योंकि दिवाली के टाइम इतना ट्रैफिक, सब लोगों को इधर उधर निकलना है, तो वो सब होता है। तो इसलिए वही लोग रात को पहुंचेंगे 11 बजे, सुबह वापस 5 बजे आई जाना है उनको। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा तो हमारा चाइना से कभी कभी कोई अच्छी चीज भी सीख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारी खराब। हफ्ते नहीं है, हफ्ता एक ही दिन की बात है। हमें 2 ही चीजें चाहिए। देखो, एक 1 जनवरी की छुट्टी लगे तो है ना, अगर समझो एक्सचेंजेस को ये लगता है कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, रोज की ठीक भी है भाई। ये तो ऐसा है ना, दुकान रोज खोलो, जितना रोज वॉल्यूम होगा रोज पैसा आएगा। हम है ना कॉम्प ऑफ देने को तैयार है। हमको कभी कॉम्प मिलता है ना कि भाई आपने सैटरडे या छुट्टी के दिन आके काम किया तो उसके बदले में कभी और छुट्टी लो। हम भी एक एक्सचेंज को कॉम्प ऑफ देने को तैयार है। आप है ना जैसे मंगलवार की छुट्टी करो, किसी सैटरडे खोल दो, हम आ जाएंगे। नॉर्मल डे खोल दो, बिल्कुल है ना, कोई बात नहीं, आपका भी वॉल्यूम बन जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन नहीं तो ऐसा होने वाला है। हम एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए बात ही करेंगे इस पे हम। यू फीलिंग बेटर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबका दर्द है, हम सबका दर्द। नहीं, लेकिन त्योहार मनाने के लिए तो पूरा भरपूर समय चाहिए। आदमी जीता किसके लिए? बिल्कुल, अच्छा खाने, अच्छा पहनने के लिए, अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताने के लिए। करेक्ट। काम तो जिंदगी भर चलेगा जब तक जिएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है और उसके मरने के बाद भी नहीं। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि त्योहारों के वक्त तो होना ही चाहिए। आप साल में 365 दिन किस लिए काम करते हैं? किस दिन कमाते हैं? क्यों कमाते हैं? इसीलिए ना कि जो बड़ा दिन है, बड़ा समय, वो आप अच्छे से मनाएं। अगर वही नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा काम करने। एनीवे, चलिए, तो कहाँ थे हम? भावनाओं में बैठे हुए कहाँ आगे पहुंच गए? मौजूदा पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है 17,400 का। 39,850 के थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा दीजिए 39,800 का। 39,850 के थोड़ा सा नीचे। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है दीप, क्लोजिंग बेसिस पे, वो 40,000 का भी रख सकते हैं। आपको सुविधा है, आपके हिसाब से बदल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन पे कल ही वाला स्टॉप लॉस आज भी रहेगा 17,650 और कल ही वाला स्टॉप लॉस आज भी रहेगा बैंक निफ्टी पर 40,650। दोनों 650 है, याद रहेगा आसानी से। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 17,425 17,475 की रेंज में आए तो छोड़िएगा मत, पक्का खरीदना है। अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 9:08 पे समझ लीजिएगा कि क्या करना है। 17,525 से भी आप खरीदना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 525 475 425 बढ़िया जगह है खरीदने के लिए। 325 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे ऊपर के 525 575 और 603 छोटे टारगेट है। 625 650 मीडियम टारगेट, 725
775 तक के बड़े टारगेट होते हैं, वो आपके 725 तक के दे दिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 650 से मूड बनाए, जरूरी नहीं कि वहां पे आपको शॉर्ट कर ही देना है, वहां पर मूड माहौल देखकर ही आप डिसाइड करेंगे कि मैं शॉर्ट करूं या ना करूं। अगर लगे कि हाँ भाई ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, रुपया बहुत कमजोर है, मामला ढीला है, तो नहीं तो 725 के आसपास शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस आपका होगा 800 का, इससे पहले 775 पे थोड़ा और बेच सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे 17,600, 575 दो छोटे टारगेट, 525, 475 मीडियम टारगेट और 425 का बड़ा टारगेट बेचने के लिए। ये आपके लिए राय निफ्टी। ठीक है सर। बैंक निफ्टी क्या करना है? खरीदना है। एक तो कल ही वाली रेंज जो आई नहीं, जो अपने बात भी कर रहे थे कि आएगी नहीं, 39,500, 39,625, फिर से एक बार याद कराने ऐसे ही दे रहा हूँ, नोट कर लो। 39,300 का स्टॉप लॉस है, 39,700, 800, 850 तीन छोटे टारगेट, 925, 975 मीडियम टारगेट और 40,075 का टारगेट। ये काम का ज्यादा है नहीं जी। दूसरा जो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, अगर 39,850 से 39,975 की रेंज में बैंक निफ्टी मिल जाए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर यहीं पर एंट्री मार दीजिए। समझ गया। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 39,800 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 40,075, 40,150, 40,203 छोटे टारगेट है, 40,350, 40,425 मीडियम टारगेट, 40,625 फाइनल टारगेट। गॉट इट सर। बेचने की राय 375 से मूड बनाइए, लेकिन कोई हड़बड़ी और जल्दी में मत बेचिए। देखिए बैंकिंग शेयर क्या लीडरशिप ले रहे हैं तो आप थोड़ा और ऊपर आने दें। जितना 40,625 के नजदीक बेचेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। 425 पे सोच सकते हैं, 500 पे सोच सकते हैं, 625 पे जरूर बेचें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 700 का होगा। ट्रिगर हो जाए तो करवा लेना, हाँ 100% कर लेना। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे दीप 40,325, 200 दो छोटे टारगेट, 150 और 40,075 मीडियम टारगेट, 39,975, 925 और 39,850 तक के फाइनल टारगेट के लिए ऊपर में आपको करनी है पिक वाली। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज की स्ट्रैटेजी के लिए। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है। BHEL, जी, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, डेल्टा कॉर्प, पांचों के पांचों बैन में है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं आपके लिए। अच्छा, थोड़ा डेटा बताएं सर। कल FIs की तरफ से जो इंतजार था कैश की खरीदारी का, जबरदस्त खरीदारी आई है सर। कैश का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है। ये कहां से आ गया? कल आ रहे दीप, इसके संकेत आ रहे थे पिछले 4 दिन से। आप देखिए 200-300 करोड़ छोटा आ गए थे। सो लग तो रहा था कि अब आने की तैयारी में है। सो इंडेक्स की शॉर्ट काट कर स्टॉक्स को लॉन्ग करने का सोचा। ये कहां से आया, ये सवाल अच्छा है। ये आया है दीप रिजल्ट से। आप देखिए दिग्गजों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहां पर सेफ्टी है। और एक तो बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छा है, लार्ज और लिक्विड है, तो वहां पर FIs को कंफर्ट आ जाता है। तो इसलिए ये पोस्ट रिजल्ट खरीदारी आती हुई दिख रही है, जो बहुत अच्छी है। तो अच्छा संकेत है 100%। तो और वैसे भी बेचना कम तो कर ही दिया है उन्होंने, और अब खरीदारी है। 1,350 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, वहां शॉर्ट भी काटी है। इंडेक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है कल वो करेंसी भी हो सकती है, करेंसी एक्सपायरी दोनों। बिल्कुल करेंसी का भी थोड़ा सा हम भले डे टू डे बेसिस पे ना सोचे हैं, वो तो डॉलर ही लेके आते हैं। उनके तो 1.5% एक ही दिन में, उनका तो 1.5% निकल गया। बिल्कुल सर, तो उनको तो हिट लगता ही है। आपके स्टॉक पे 1.5% नीचे आए तो एक दिन लगता है ना, तो फिर तो उनको नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए उनका बेचना रीजनेबल है, इंडेक्स बेचना गलत नहीं किया 1784 करोड़ का। लेकिन ओवरऑल डेटा बेहतर है, काफी दिनों बाद अच्छा है। लोकल फंड को भी तो सप्लाई देनी है, जब ये लेने आएंगे तभी तो दे पाएंगे। तो 887 करोड़ के बड़े दिनों बाद उनकी बिकवाली का आंकड़ा है। ठीक है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, एफएनओ डेटा बता दूं, 17,500 मेक और ब्रेक एक ही लेवल दीप काम का है, जहां पर ओपन इंटरेस्ट दोनों बराबर है, 52 लाख शेयरों का पुट और कॉल में, और लगभग पोजीशन कल बराबर ही बनी। तो 17,500 मेक और ब्रेक, जब तक 17,500 के नीचे आप ट्रेड न करें तब तक कमजोर नहीं है। आज की लाइन यही है, यानी कि अगर आप 60-65 पॉइंट घट भी जाए आप कमजोर है। 17,475, 17,525 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और कमजोरी आपको तभी फील करनी है जब 17,475 के नीचे ट्रेड करना निफ्टी शुरू करे, जो होगा नहीं। ठीक है, अब आइए ये डेटा हो गए नीचे की, ऊपर की तरफ के डेटा कोई खास है नहीं, एक ही डेटा, क्योंकि सीरीज की शुरुआत है वीकली, यही डेटा काम का है 17,500 का। बैंक निफ्टी सेम एक ही डेटा थोड़ा सा काम का है, वो 41,000 का है, जहां 18 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, बाकी कोई खास काम का है नहीं। तो डेटा छोटे हैं, खाली एक निफ्टी का काम का नहीं। तो जनरली दूसरे सेशन में तो मैं दूसरा जो वीकली सीरीज स्टार्ट होती है तब तो मैं आपको कहता हूँ आज बात ही नहीं करूंगा। अब पूछो आज क्यों बात की? की मंथली वाली है,
अब हम इसलिए डेटा थोड़े ज़्यादा है। मंथली वाली में एफआईज का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, वीकली वाली में तो खेलो इंडिया खेलो है ना। करेक्ट। सारे मंथली उसी से याद आया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है सुनील सिंघानिया साहब ने। अच्छा। हाँ, कल मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है 4 दिग्गजों के साथ, वो आज दोपहर 1 से 2 बजे मिस नहीं करना है। और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से ऑप्शंस में जो ये वॉल्यूम भयानक और ख़तरनाक हो रहा है, और किस तरह से उसका मतलब निकाला जाए। मैं अभी बता दूंगा, आपका मज़ा बिगड़ जाएगा। मैं इतना ही बताऊंगा। अच्छा। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें और जो बात की है वो आपको देखनी है, तो प्रोमो आपके लिए तैयार है, नजर डाल दीजिए। बिल्कुल सर, बाहर के मुकाबले में हमारी कमीज वाकई में ज्यादा सफेद और अच्छी चमक रही है। बिल्कुल चमक रही है, इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है। हमारा रिटेल का पैसा काफी अच्छा आ रहा है, मार्केट टिका हुआ है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि इकोनॉमी बढ़िया है। रिटेल तो हेड्स ऑफ, जो उन्होंने सामना किया है पहले, जो गोरों का हमें जो खौफ था वो निकल गया है। दिवाली से अगली दिवाली तक हम मार्केट में ऊपर होंगे, नीचे होंगे, या फ्लैट 2-3-4%, 5% ऊपर नीचे इस रेंज में रहेंगे। ये पक्का है कि ये इकोनॉमी अगले 5, 10, 15 साल तक के अच्छा करेगी। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पैसा लगाना है? फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर और आईटी। फाइनेंशियल्स में बहुत बुलिश हूँ। फार्मा इन पर्टिकुलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छी गवर्नेंस हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, उस प्रकार की कंपनी में निवेश करिए। ये तो मजा आएगा सर। बिल्कुल अच्छा शो है, और बड़ा डीप इंसाइट मिला है, कहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, सब कुछ बढ़िया थीम्स है ना चारों, और 4 दिग्गजों को एक साथ देखना ही अपने आप में बड़ा आनंद है। एब्सोल्युटली सर। चलिए 1 से 2 आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है, मिस मत कीजिएगा। आज 11 बजे के भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। पटाखा शेयर्स, ये भी आपके लिए खास शो आने वाला है। आज पूरा ही दिन आपके लिए खास रहेगा, ये गारंटी है। अच्छा सर, स्टॉक्स पर बात करते हैं। ये जो आप कह रहे, पहले नतीजों की बात कर लें। जैसा आप कहें तैयार है। बिल्कुल, दिग्गजों के नतीजे, आईटीसी, एक्सिस, तोड़फोड़, शानदार, बेहतरीन। आईटीसी नो डाउट नतीजों के पहले 530 से सॉरी 2 हो जाएगा, 530, सॉरी की क्या बात है, वो तो होगा। हो जाएगा। कभी कभी अच्छा, वो मतलब समय होता है ना, इतनी बार सोच समझ के रिसर्च करते हैं, गलत हो जाती है। जी सर। तो कभी कभी बिना सोचे समझे भी बोल देते तो वो सही हो जाता है। कल देखिए, कल दोनों ही स्टॉक उल्टा कर गए। हालांकि एक बार तो एयू स्मॉल फाइनेंस नीचे खुल के काफ़ी बढ़ा भी, ऐसा नहीं, लेकिन अंत तक तो कभी कभी होता है कि स्टॉक्स आप डिमांड सप्लाई पर कुछ अलग कर जाएं। एनीवे, आईटीसी रिजल्ट्स के लिहाज से देखेंगे सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है। 20% की वॉल्यूम ग्रोथ। देश सिगरेट पी रहा है मतलब स्मोकिंग का ट्रेंड तो जो उस दिन बात हो रही थी, हाँ, वो बंसल जी का चैनल चेक परफेक्ट निकला। मतलब गजब की परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर पर, और सबसे बड़ी बात ये अभी भी बहुत सस्ता है। Yes, sir. जिन लोगों के पास है उनको सोचना ही नहीं है बेचने के बारे में। मतलब ये तो सोचना ही नहीं है। मतलब जितना मैं बुलिश 150, 175, 200 पे था, उतना ही अभी भी है। मेरे बुलिशनेस में आईटीसी में कहीं कोई कमी नहीं आई है। सो हो सकता है आज 3-4% खुले, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आज गैप से खुलने के बाद आपके लिए आज का केस ही नहीं है, तो आज का कोई लेना, ये तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो वाला है जो रहना ही चाहिए। इस नंबर के बाद तो और कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है, बढ़ जाता है। आई थिंक मतलब 5,800-900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 4,500 का प्रॉफिट क्वार्टरली कहाँ दिखता है। और बेस्ट डिविडेंड यील्ड है निफ्टी की कंपनी में, कोल इंडिया वगैरह को छोड़ दें तो। यस सर। करेक्ट। प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट है। नीट क्लीन मैनेजमेंट, शानदार बिजनेस, टाइम टेस्टेड। जिस दिन से निफ्टी और सेंसेक्स में आया तब से कभी बाहर निकला नहीं। बिल्कुल। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, नो प्रोमोटर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और 36 गुण मिलते हैं। इसके बाद में आपको लड़के में और कुछ देखना है। Exactly. तो फिर तो कुमारे ही रह जाएंगे लाइफ लॉन्ग, वैसा है। सो बस परफेक्ट है, पोर्टफोलियो में रख लीजिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक दमदार रिजल्ट है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में 2-3 चीजें बहुत बढ़िया हुई हैं। पहली चीज, ऑपरेशन लेवल पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, खर्चे कम किए इन्होंने, तो कॉस्ट एकदम कंट्रोल में लाए। दूसरा, सामने जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी हुई है उसका असर आपको निम्स में दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत बढ़िया मजबूती के साथ बढ़ाकर लाए हैं, ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। एसेट क्वालिटी और बेहतर कर लिए, ठीक है, जो एक्सिस बैंक को लेकर खराब समय में हमेशा ये चिंताएं रहती थी। सो एसेट क्वालिटी लाजवाब,
ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन्स बेहतर और लोन ग्रोथ कमाल की। सो आई थिंक तीनों चारों फ्रंट पर अगर आप एक्सिस बैंक के नंबर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है। कल स्टॉक चला भी नहीं खास। सो आई थिंक हाँ, पिछले 2-4 दिनों में जरूर एक्सिस बैंक ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, बट एक्सिस बैंक बहुत शानदार नंबर है और इन नंबर्स के दम पर बढ़ना तो चाहिए। बाकी तो डिमांड सप्लाई अलग बात है, बट मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक सिर्फ अगर पहले की पोजीशन को हटाकर देखें तो कम से कम 3 से 5% की बढ़त बना सकता है। अब कितना पहले चला हुआ है नहीं चला हुआ वो थोड़ा एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, बट नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्सिस बैंक की री रेटिंग करने वाले नंबर, री रेटिंग करने, ये री रेटिंग करने वाले नंबर, जो एक्सिस बैंक को जो वो रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था, इन नंबर से मिलेगा। ये अपना उसने एक मार्क बना आज का अब मैंने फॉर्मूला बनाया, आज का छोड़ दो, रिजल्ट के बाद एक दिन ऊपर नीचे जो होना होता है वो बहुत सारी चीज़ों में, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप बेहतर फंडामेंटल व्यू लो, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। बाकी परफॉर्मेंस में तो आप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर बार अच्छे आते हैं, अच्छे की उम्मीद है ही, कंसिस्टेंट है। बाकी आपके टाटा कंज्यूमर था, वो भी टाटा कंज्यूमर इन लाइन है, ज़्यादातर आईटी कंपनियों के सारे कोफोर्ज इन लाइन है, नंबर वो भी इन लाइन नंबर से आपके। बाकी थोड़े से मतलब और तो कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा ऊपर या बहुत नीचे हो जाए, लगभग सारे इन लाइन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये दो एनबीएससी के नंबर्स आए, एल&टी फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, दोनों नंबर ठीक है। हाँ, बुरे नहीं है, नंबर ठीक है, कोई खराबी नहीं है। सो बैंक्स एनबीएससी के नंबर ठीक आ रहे हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए आज बैंक्स पर रखिए फोकस, स्पेशली एक्सिस, और कल आएंगे आईसीआईसी के नतीजे। अच्छा, एनबीएफसीज की बात करी तो पीएनबी हाउसिंग सर, इसके लिए भी बड़ी खबर है, नए एमडी आ गए और वही एमडी हैं जो अभी कैनफिन छोड़ के गए थे। बिल्कुल, और ये एक मतलब मेरे ख्याल से पीएनबी हाउसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया और बड़ा एक्विजिशन है जो उन्होंने किया है। अच्छा, हाँ, टैलेंट एक्विजिशन भी एक्विजिशन होता है और किसी की हार किसी की जीत बन जाती, किसी का नुकसान किसी का फायदा बन जाता है। कैनफिन होम्स का क्या नुकसान हुआ है स्टॉक का, आप वो देख सकते हैं उनके निकलने की खबर आने के बाद में। और आप देखिए हाथों हाथ उनको लपक लिया पीएनबी हाउसिंग ने। क्यों लपक लिया वो समझिए, 33% कार्लाइल है पीएनबी, 50% से ज़्यादा होल्डिंग पीएनबी हाउसिंग में पीई फंड्स की है, राइट। तो ये इसको खाली सरकारी हाउसिंग कंपनी की तरह से देखेंगे तो आप गलती करेंगे। एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। 3 साल रहे गिरीश कौशगी साहब कैनफिन में, 0% एफआईज की स्टेक थी, वहाँ से उन्होंने करीबन 7-8% कर दी 3 साल में। लोकल फंड्स की स्टेक 5% थी, वहाँ से 23% ले गए। तो आप सोचिए 5% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग से 32-33% की होल्डिंग तक ले जाना मजाक नहीं है। ये उनकी बाजार ने कॉन्फिडेंस दिखाया और जो परफॉर्मेंस कैनफिन की आई है उनके टाइम में गजब की है। अब आप देखिए पीएनबी हाउसिंग और कैनफिन होम में दिन रात का अंतर है। पहली चीज, कैनफिन तो फिर भी सरकारी बैंक की प्रोमोटेड कंपनी है, ये भी है, लेकिन 50% से ज्यादा ऑलरेडी पी फंड और कार्लाइल की, आई एम श्योर कि ये कार्लाइल के बोलने पे हुआ होगा कि वो चाहते होंगे कि एक टॉप, क्योंकि कार्लाइल तो पूरी कंपनी खरीदना चाहता था, हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज, दीप कैनफिन होम अपनी बुक पर 2 गुना से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। इनकी 530 रुपए की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 450 पे ट्रेड कर रहा है। अगर पीएनबी हाउसिंग भी 2 साल में गिरीश कौशगी साहब के आने के बाद अपने बुक वैल्यू से 1.5 गुना 2 गुना पे ट्रेड करने लगे तो आप कह रहे हैं यहाँ से डबल, 2 साल में डबल होने की ताकत रखता है ये स्टॉक। सो आज क्या होगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में शायद स्टॉक में थोड़ा अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है, चला भी है, हो सकता है लोगों को अंदाजा भी हो। सो आजकल छोड़ दीजिए, ये स्टॉक अब आपके रडार पे आ गया, समझ गए। और इस स्टॉक को आपको 2 साल के व्यू से जब भी मार्केट खराब हो वापस ये लेना है। तो ये फंडामेंटल कंसर्न, फंडामेंटल देखो, सारी चीजें जो खराब होनी थी वो होके खत्म हो गई, निकल गई। और अब गिरीश कौशगी साहब के आने के बाद प्राइवेट इक्विटी फंड की 50% से ज्यादा होल्डिंग होने के बाद इस स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी। और बाय द वे 65,000 करोड़ की बुक है इनकी पीएनबी की, कैनफिन की तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार करोड़ से ज्यादा की नहीं है। तो बड़े बेस पे उनको काम करने का मौका मिलेगा, कमाल कर सकते हो। सो मैं बहुत बुलिश हूँ। जब भी, आज का मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 4% कल भी भागा है, पिछले 1-2 दिनों में भी भागा है, हो सकता है गैप से खुले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो एक अलग बात है। बट खराब माहौल में लिस्ट बना के रखनी है, किसी दिन ग्लोबल रिसेशन की वजह से घटेगा, ये करेगा, तो ये पोर्ट स्टॉक है जो 2 से 3 साल में डबल होने की ताकत आराम से रखता है। वैल्यूएशंस कंफर्ट है, मैनेजमेंट कंफर्ट है, प्रोमोटर्स में आपको प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कंफर्ट है, साइज है, और क्या चाहिए।
36 गुण मिल गए। सारे तो करते हैं ठीक है, तो आज काफी सारे स्टॉक्स के 36 गुण मिल रहे हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स पर एक्शन रखेंगे इस पर नजर। आईटीसी, एक्सिस और पीएनबी हाउसिंग, ये 3 तो आपके रेडार पर डेफिनेटली होने चाहिए। आइए, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के मूव आपको आते हुए दिख सकते हैं, नतीजे और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अरमान, नुपुर, कुशल और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। जी, नतीजों में निफ्टी में 6 कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ और रिलायंस जैसे स्टॉक है जिनके नतीजे हैं। एफ&ओ में भी आपको 7 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें अंबुजा सीमेंट, अतुल लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, डीएलएफ, टोरेंट फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे हैं। कैश में भी कई सारी कंपनीज हैं जिनके नतीजे हैं, जिसमें डीनोरा, जीएनए एक्सेल, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आदि जैसे स्टॉक्स हैं। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, जिसमें शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया, बोर्ड बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के द्वारा पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और रिजल्ट में अगर आप बात करें, एक्सिस बैंक, जहां पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईए लगभग 31% बढ़कर आई है। जीएनपी अगर आप बात करेंगे, वहां पर एसेट क्वालिटी भी वहां पर भी अच्छी होती हुई दिखी है, 2.76% से कम होकर 2.5% पर आए हैं। वहीं निम्स अगर आप बात करेंगे, क्यू भी बढ़कर आए हैं, 3.6% से बढ़कर 3.96% पर आए हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप टोटल लोन देखेंगे तो टोटल लोन में भी 20% का उछाल आया है। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे और स्पेशली यहाँ पर जो रिएक्शन आने वाला है। मॉर्निंग नुपुर, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, काफ़ी बढ़िया नतीजे अनुमान से बेटर आते दिखे। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 6,900 करोड़ का एस्टिमेट था, करीबन 7,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ आते दिखे। एनआई भी इस बार 29% से ऊपर है। प्रॉफिट्स देखे तो 88% से ऊपर है। और जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वहाँ भी थोड़ा सुधार था। आईटीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है यहाँ कंपनी की, चाहे वो रेवेन्यूज़ हो, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो या प्रॉफिट हो, सब तरफ टॉप डाउन बीट आते दिखा। मार्जिन इनफैक्ट इस बार एक्सपेक्टेशन देखिए थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेंटेन हुए 36% पे। और सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करें तो वो 20% से इस बार ऊपर है, एस्टिमेट को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि एस्टिमेट था 13 to 15% ग्रोथ का। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो नंबर्स है वो लार्जली इन लाइन है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 11% से बढ़कर आए, एस्टिमेट था 10% का इंक्रीज होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें तो 5% से ऊपर है, मार्जिन 13% पे मेंटेन किए, तो यहाँ भी ठीक ठाक नतीजे आते थे। एफ&ओ काउंटर से कोफोर्ज के नतीजे जो आए वो काफ़ी अनुमान के अकॉर्डिंग है। रेवेन्यूज़ देखें तो 7% से ऊपर है। एबिट मार्जिन इस बार 14% के आसपास आते दिखे। और कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो करीबन 6.2% की सिक्वेंशियल ग्रोथ आती दिखी। डिक्सन टेक, यहाँ भी नंबर्स एक्चुअली एस्टिमेट से काफ़ी बढ़िया आते दिखे। इनफैक्ट स्टॉक भी देखें तो 24% डाउन है इस साल। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 38% से ऊपर है, मोटोरोला का जो ऑर्डर आने वाला था उसी के चलते। और मार्जिन्स भी कंपनी ने मेंटेन रखे हैं 4% के आसपास। आईएक्स काफ़ी कमज़ोर नतीजे यहाँ पे कंपनी के रहे। रेवेन्यूज़ देखें तो 14% से इस बार कम होकर आए, मार्जिन्स में भी डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% से डाउन है, मार्जिन 36 से कम हो गए, इस बार 33% रह गए, 83% रह गए। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। आईईएक्स ने किया है बेहद निराश नतीजों के दम पर। कुशल, मॉर्निंग बताएं आप कौन से नतीजे लेकर आए? मॉर्निंग दीप, नतीजों में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स के नंबर्स पर भी नजर रखिए। नंबर्स यहाँ पर अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। एनआईए 1480 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 1650 करोड़ का लगभग एनआईए आया है। कंपनी का मुनाफा 82% बढ़कर 405 करोड़ पर आता दिखा है, जबकि अनुमान केवल 320 करोड़ रुपए का था। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिटेल डिस्बर्समेंट किए हैं कंपनी ने। साथ ही एम्फेसिस यहाँ पर आय और मुनाफे के लिहाज से थोड़े से अनुमान से कमजोर नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन एज पर एस्टिमेट्स आते हुए दिख रहे हैं। 15.3% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। 15.2% का अनुमान था क्वार्टर बेसिस पर। और कंपनी का मुनाफा 426 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 411 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। एनआईए 2600 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 2520 करोड़ पर लगभग आया है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा 38% बढ़कर 1067 करोड़ पर कंपनी ने क्लॉक इन किया है। एसेट क्वालिटी में भी हमें लार्जली सुधार आता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज स्टैंडअलोन आधार पर नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन आय जो है वो अनुमान से थोड़ी सी कमजोर है। 1860 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 1680 करोड़ पर कंपनी ने आय दर्ज की है। और मार्जिन्स 11.6% से बढ़कर 13.05, जबकि अनुमान केवल 11.4% का था। तो मार्जिन्स के लिहाज से कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया 23% की वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। और साथ साथ कैश के नंबर्स में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर नजर रखिए। यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखें तो लार्जली मार्जिन्स 63.5% के मुकाबले अब 61% हो गए हैं। मुनाफा भी 14.5% गिरकर 300 करोड़ पर आता हुआ दिखा है।
है। और अंत में IIFL सिक्योरिटीज़ नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर देखेंगे तो मार्जिन्स यहाँ पर भी डिक्लाइन हुए 41% के मुकाबले 33%, और कंपनी का मुनाफा भी 23% गिरकर 55 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि आय में लगभग 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे, बट नतीजों की लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। राउंड 2 करते हैं शुरुआत। अरमान बताइए कुछ और नतीजे जो रह गए। जी, UTI AMC जहां पर अगर आप देखेंगे आय में लगभग 15% का उछाल है, वहीं मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी आपको मार्जिन 61.4% से बढ़कर 62.1% पर आए हैं। टैनल प्लेटफॉर्म नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग फ्लैट रही है, हालांकि आप मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है 14.4% से बढ़कर 15.2%, और मुनाफे में भी आपको दिखेगा 10% का उछाल। जेंसार टेक यहाँ पर आय लगभग 3% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में आपको कटौती दिखेगी 7.2% से घटकर 4.5% पर आए हैं। नज़ारा टेक यहाँ पर आय के अलावा अगर आप देखेंगे तो नतीजे कमज़ोर हैं, आय जो है हालांकि 18% बढ़ी है, पर मार्जिन में बड़ा कट देखा गया है, 13.5% से घटकर से 5.2% पर आए हैं। KI इंडस्ट्रीज नतीजे अगर आप देखेंगे आय तो लगभग 19% बढ़ी है, और मार्जिन्स थोड़े घटकर आए हैं 10.8% से घटकर 9.9% पर। और अंत में अगर आप बात करेंगे नेल्को की, तो यहाँ पर आय में तो लगभग आपको 8% की गिरावट है, मार्जिन्स हालांकि थोड़े इंप्रूव हो गया है, 18.4% से बढ़कर 19% पर आए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारी की सारे नतीजे जो कल आए हैं, इस पर आज आपको रिएक्शन दिखेगा। आइए कुछ खबरें भी जान लेते हैं। नुपुर बताएं कौन सी खबरें आपके पास। एक्चुअली नतीजों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है तो हैप्पीएस्ट माइंड के भी नतीजे कल आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे तो रेवेन्यूज 8% से बढ़कर है, एबिट देखे तो 4.5% की ग्रोथ है, मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन आते दिखा है। धामपुर शुगर्स की बात करें तो वहाँ पे जो रेवेन्यूज है वो 35% से इस बार बढ़कर आए, और जो मार्जिन है वो 14% से कम होकर करीबन 6% आते दिखे। मैस्टेक की बात करें तो काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ पे, मार्जिन हालांकि यहाँ भी दबाव में, कंपनी की जो आय है वो 16% से इस बार बढ़कर आई है, और जो मार्जिन है वो 22% से कम होकर इस बार 17% रह गए। अगर खबरों की बात करें तो एशियन पेंट कल कंपनी के नतीजे आए थे, और जो पोस्ट मार्केट प्रेस रिलीज है, जो अनाउंसमेंट आया उसमें नजर डाल लेते हैं। कंपनी ने कहा है कि व्हाइट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और व्हाइट सीमेंट क्लिकर के लिए एक्सपोर्ट के लिए कंपनी ने करार किया है, JV का एसोसिएशन किया है, साइन किया है। कंपनी ने करीबन 550 करोड़ का निवेश करेगी आने वाले 2 साल में। साथ ही साथ 2 और केपेक्स अनाउंसमेंट हुए करीबन 2100 करोड़ रुपए के आसपास के। शुगर स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है। अगर आप एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए आवेदन देने वाले तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है उसकी सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। वोकार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आती दिखी है यहाँ पर रिपोर्ट से, क्योंकि कंपनी जो अपना डोमेस्टिक कारोबार है उसे बेचने का सोच रही है। 2000 करोड़ का वैल्यूएशन हो सकता है इसका। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज इसे खरीद सकते हैं, और 20% का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यूज में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें जहां पर आपको रिएक्शन दिखेगा। कुशल, आपके पास भी कुछ खबरें बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल, क्विकली 2 खबरें हैं मेरे पास, जिसमें HAL यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स से 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये ऑर्डर, ये कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं 6800 करोड़ रुपए का ये होता हुआ दिख रहा है। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर इंडिगो ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 8 नई उड़ानों की घोषणा की है, जिस वजह से ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें, बट इन खबरों पर, नतीजों पर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। आइए चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, एज ऑलवेज पहले तो टॉप नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं ये बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। शुरुआत में ITC के साथ करूंगा, बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स यहाँ पर नजर आ रही है। 5 रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, देखिए, और पांचों के पांचों ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया। एक एक करके सभी को बताता हूँ। CLA से देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 355 से बढ़ाकर 375 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 390 से 410। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, सबसे बुलिश भी हैं क्योंकि 360 से लक्ष्य को सीधे बढ़ाकर 415 कर दिया है। JP मॉर्गन ने 350 से 380, और मॉर्गन स्टैनली ने भी देखे तो 330 से बढ़ाकर 374 कर दिया है। कल करीब 350 की क्लोजिंग है, और सभी का मानना है कि हर पैमाने पर अगर आप देखें और सभी वर्टिकल्स में ग्रोथ और आंकड़े जो है बढ़िया रहे हैं। खास बात है कि सिगरेट की रेवेन्यू ग्रोथ 23% रही है, और वॉल्यूम ग्रोथ शानदार 19% की रही है, जहां पर 13 से 15% के आसपास का अनुमान था। यानी ओवरऑल बीट है, सबको नतीजे पसंद आए हैं।
एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है क्योंकि नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। 8 रिपोर्ट है मेरे पास, 8 में से 6 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है, 2 ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट प्राइस को मेंटेन किया है। जिन्होंने मेंटेन किया है वो जेफरीज और मैक्वायरी हैं। बाकी अगर आप देखें तो CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1100 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 1150 कर दिया है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, पहले न्यूट्रल की राय देते थे, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, यानी अपग्रेड कर दिया है, 790 से बढ़ाकर 990 कर दिया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स हैं, मॉर्गन स्टैनली है, नोमेरा है, सब ने देखिए तो लक्ष्य को यहाँ पर बढ़ाया है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ी सी मिली जुली रिपोर्ट्स हैं क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी हैं जो होल्ड की या फिर आप समझ लीजिए कि बिकवाली की राय दे रहे हैं और कुछ का मानना है कि बहुत मामूली से एस्टिमेट से बेहतर यहाँ पर नतीजे देखने को मिले हैं। CLA ने बिकवाली की राय दी है, हालांकि जो लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, पहले 5,600 रुपये का लक्ष्य था, अब 6,000 रुपये का दे रहे हैं, 7,432 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए लक्ष्य 8,000 से बढ़ाकर 8,160 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 8,500 से लक्ष्य को बढ़ाकर 8,900 कर दिया है। JP मॉर्गन की तरफ से देखिए कमेंट्री खास है, कि अर्निंग्स के लिहाज से देखिए तो काफ़ी बढ़िया मार्जिनली बीट है। EUM ग्रोथ करीब 31% की साल दर साल आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स आई हैं एशियन पेंट्स पर, कल मार्केट के दौरान यहाँ पर नतीजे आए थे, मार्जिन थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो CLA ने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट कट भी किया है, 3,575 से घटाकर 3,425 कर दिया है। JP मॉर्गन ने 3,525 से घटाकर 3,365 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है 3,450 रुपये के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए देखिए टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 888 रुपये के लक्ष्य के लिए, 771 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये सारी रिपोर्ट तो बताएं, पहले इनमें से सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी लगी आपको? मुझे तो ITC और एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है। ITC में कमेंट्री सबकी बहुत बढ़िया लग रही है, 5 रिपोर्ट्स है, 5 के 5 ने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया। चलो बहुत ही बढ़िया, तो जबरदस्त। और 400 के पार के भी अब टारगेट्स आने लगे। गोल्डमैन और जेफरीज 415, जेफरीज की रिपोर्ट पर ज़्यादा फॉलो बाइंग और फ्लोज भी आते हैं, बिल्कुल सर, तो वो देखना होगा। और कौन सी रिपोर्ट से आशीष? सर कोलपाल यहाँ पर भी नतीजे आए थे, यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, थोड़ा सा टारगेट प्राइस बढ़ा है, 1830 से बढ़ाकर 1850 कर दिया, 1605 की क्लोजिंग है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने देखिए तो बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और सरप्राइजिंगली टारगेट कट किया है, 1400 से घटाकर 1350 कर दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 2% इनके अनुमान से कम आया, 1216 की क्लोजिंग है, हालांकि अभी भी 1480 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। CLA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1600 से घटाकर 1430 रुपये कर दिया है। कैनरा बैंक पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 260 पे स्टॉक चल रहा है, 250 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा डिक्सन टेक पर देखिए जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 5,305 से लक्ष्य बढ़ाकर 5,410 रुपये कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 4,500 रुपये के लक्ष्य के लिए। कोफोर्ड्स पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं जेफरीज, लक्ष्य 3,150 से बढ़ाकर 3,340 कर दिया है। नायका पर देखिए तो नोमेरा खरीदारी किराए के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 1164 पर चल रहा है स्टॉक, करीब करीब ऑल टाइम लोस पर ही है, 1365 रुपये का ही लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये हैं वो ढेर सारी रिपोर्ट्स जहाँ पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं पिक ऑफ द डे। बंसल जी बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो एक अपडेट, अनिल जी डे बिफोर यस्टरडे हमने अनिल जी एक्सिस बैंक पे कॉल दिया था और मैंने एक चीज बोली थी कि काफी समय बाद आई एम मैरिड टू द चार्ट पैटर्न, काफी समय बाद बोला था। और दूसरा अनिल जी ITC के नतीजे धमाकेदार आए हैं और हमारी तो अनिल जी 700 प्लस के टारगेट्स वाली कॉल भी है। और आज का जो पिक ऑफ द डे है ये है आंध्रा पेपर। आंध्रा पेपर पे एक ओवरवेट खरीदारी की राय है अनिल जी। अगर आप ध्यान दें तो 2019 में कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई थी और उसके बाद स्टॉक V शेप गिरा था और मैं जहां तक रिकलेक्ट कर पा रहा हूं और आपने उस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के बाद बोला था कि इसमें से निकल जाना चाहिए और एक बड़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। तो अब वो वाला जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट वाला जो लकीर थी उस लकीर को इसने टाप दिया है, तोड़ दिया ऊपर में। स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइस का है, प्रबल दावेदार है, पेपर स्टॉक्स फैंसी में है। आंध्रा पेपर को खरीदे हैं 447, 447 का स्टॉप लॉस है, 495, 495 के टारगेट के लिए आंध्रा पेपर है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एडवांस में आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दिवाली पे अच्छे से मनाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ और आने वाले एक साल के अंदर अच्छी ग्रोथ मार्केट्स के अंदर और लाइफ में देखने को मिले। यही शुभकामना के साथ जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 800 के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। अदानी पोर्ट यहाँ से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 840 रुपया, 850 रुपया, ये दो टारगेट ऊपर में अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 800 के स्टॉप लॉस से 840, 850 के टारगेट से। परफेक्ट। तो अदानी पोर्ट में खरीदारी, कल भी क्लोजिंग शो में यहाँ पर एंटरप्राइजेस पोर्ट दोनों में खरीदारी की राय आई थी। आइए कुणाल जी से जानते हैं उनका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे दूं उससे पहले अनिल जी पीएनबी हाउसिंग पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जी सर। अनिल जी जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और ये याद रख करके चलना चाहिए अनिल जी। हाल में स्टॉक 800 रुपए था लास्ट ईयर, तो बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है, पीएनबी हाउसिंग को मिस नहीं करना चाहिए। और दूसरा अनिल जी, खरीदारी की मेरी आज राय है, आप ही का शेयर है, कर्नाटक बैंक में खरीदारी की राय है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने देखा एक बहुत शानदार रिकवरी नीचे के लेवल से हुई। कर्नाटक बैंक को खरीदें, यहाँ पर 85 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 96 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 100 रुपए का, तो 100 रुपए के लक्ष्य के लिए कर्नाटक बैंक में मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है राय आपके लिए कर्नाटक बैंक पर। आइए सचिन जी से भी जान ले उनका पिक ऑफ द डे, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों का स्ट्रक्चर है, एक अच्छा क्लासिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है मैच्योर स्टेजेस पे है। कल के सत्र में एक एंगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन था इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पे, तो मुझे लग रहा है जल्द ही 430 के आसपास जो एक ब्रेकआउट लेवल है वहां तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगाना है 413 पे एंड पहला लक्ष्य होगा 430 का। ओके, यहाँ खरीदारी करने का राय। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा अडानी एंटरप्राइजेस। आपने जो कहा कल कवर किया है, मुझे लगता है ये मूव आज भी कंटिन्यू होनी चाहिए। 3357 का बंद है, 3330 का एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है आज और मे बी एक आध दिन में 3456 तक जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मैं कॉन्ट्रा बैट लूंगा एक ऐसे काउंटर में जो एक अंडर परफॉर्मर रहा है और वो स्टॉक है HDFC लाइफ, जिसके आज नंबर्स भी हैं। मुझे लगता है स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है और चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिल सकती है। तो 532 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर HDFC लाइफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 550 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है यहाँ पर आज के सेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ। कॉन्ट्रा कॉल का मतलब ये मत समझिए कि बेचना है, मैं तो वही समझा, लेकिन खरीदना ही है, लेकिन ओवरसोल्ड स्टॉक को खरीदना है।